वेलकम टू जीके जीएस ट्रिक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल 2500 से 600 BC का कालखंड को आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। पाँचवा नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा लोथल हड़प्पा बंदरगाह है। लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है। नौवां नंबर है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर से में जुते हुए खेतों का निशान मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख भी मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। B.A. स्मिथ जो है रिलेटेड नहीं है। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका कि 11 नंबर है कि बोगाज कोई महत्व जो है इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पड़ोसनी मतलब रावी नदी पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध पड़ोसनी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। नेक्स्ट आपका है सोम ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ये हो जाएगा आपका 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का जो है मुख्य पेय था, सोम रस जो होता है। 14 नंबर आपका हो जाएगा ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये हो जाएगा आपका वैशेषिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर आपका है कि
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम। ठीक है, महावीर के बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम कुंडलपुर वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन था। कुछ प्राचीन संस्करण, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर आपका है महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इनका जो है मृत्यु 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर शरीर त्याग दिया था। 19 नंबर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये था जमाली। जमाली उनका दामाद भी था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है आपका? ये है 14 पूर्व है, 14 पूर्व, ठीक ना। उसके बाद है आपका कि 21 नंबर महात्मा गांधी ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 भागों में बांटा गया। उन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम एवं आचार की शिक्षाएं देता है। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन और अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत को देता है। नेक्स्ट आपका है 14 नंबर, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म की में समानता नहीं है? तो ये हो जाएगा आत्मदमन जो है वो समानता नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर के त्याग को आवश्यक बताया है। 26 नंबर बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो ये हो जाएगा पंचम पीढ़ी का है, पंचम। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है आजीविकों के आश्रय के रूप में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ये था मकली गोसाल था। मकली गोसाल जो था प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते महावीर की शिष्यता को त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया था। उसके बाद 29 नंबर पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो ये किया गया है उदयन के द्वारा। ठीक ना, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को किस का राजधानी के रूप में चयन किया? किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। आगे है आपका किस राजा ने पाटलिपुत्र
बसाया था? ये बसाया था आपका उदयन ने बसाया था, ठीक ना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आपका 32 नंबर, देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा लिच्छवी। सबसे पहले जो है गणतंत्र कहाँ पर राज्य था? ये था लिच्छवी में। वैशाली के लिच्छवी में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी व जी संघ के प्रमुख थे, ठीक है। उसके बाद ये आपका कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या फिर गिरिब्रज बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 34 नंबर। 34 नंबर है आपका कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ये था आपका हर्यक वंश का था अजातशत्रु, ठीक ना। उसके बाद इसके पिता कौन था? इसके पिता थे बिंबिसार। इसके पिता बिंबिसार को हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। सेंड्रकोट्स की यदि बात करें, सेंड्रकोट्स जो है, सेंड्रकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? सेंड्रकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? ये क्या है आपका? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है, विलियम जोन्स। नेक्स्ट आपका है 36 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों को ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानामप्रिय की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है, पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये हो जाएगा आपका इंडिका लिखा है मेगास्थनीज, ठीक ना। चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस आनेसिक्रियस अरिस्टोबुलस मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो इंडिका से मौर्य इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक आपका हो जाएंगे मेगास्थनीज हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है कि इसमें से ये पूछ भी देता है कि जैसे कि मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसमें कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समितियों का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर पर मूल्य का 10वां भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की यदि बात करें, मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का दूत था। 40 नंबर आपका है कि अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? अंतिम आपका मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, ठीक ना। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। 41 नंबर किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न जो है उपलब्धियां जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का जो भी उपलब्धि है उसमें बताई गई है। नेक्स्ट आपका रुद्रदामन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जूनागढ़ गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक ना। इसमें जो है बस इतना ही याद कीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट, 42 नंबर की यदि बात करें तो 42 नंबर में है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये हो जाएगा आपका खारवेल का। खारवेल जैन धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव उसको था वहाँ पर, ठीक ना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था आपका किस वंश से था? ये था आपका चेदी वंश से था। किससे था? चेदी वंश से था। चेदी वंश नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक ना, ई हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक ना। कलिंग का चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली खारवेल हुआ था। नहीं तो यहाँ पर वही होना चाहिए था, चेदी होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 44 नंबर, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को बोला जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दिया है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन है? हरिसेन। 45 नंबर आपका है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, ठीक ना, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया। 45 नंबर हम देख रहे थे कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था कौन? स्कंदगुप्त था, जो कि हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त था, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है कि 46 नंबर है, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? अपराहत होता है कि बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता था, ठीक ना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, इसके बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो, अपराहत भूमि कहा जाता था, या गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म है। फिर आपका कि 47 नंबर है, चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा की थी, कब किया था? 515 से 520 के बीच में, 515 से 520 के बीच में किया था। चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। 48 नंबर है आपका, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ये किया था आपका ह्वेंसांग ने। कौन? ह्वेंसांग। ह्वेंसांग की एक पुस्तक भी थी, चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ह्वेंसांग के समय में सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री ह्वेंसांग के भारत आगमन की है। उसके उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए के स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासक की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा में उसने सियुकी नाम की एक पुस्तक लिखा था। फिर आपका कि कलहन की यदि बात करें, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है राजतरंगिणी। कलहन राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह 1127 से 1159 ईस्वी के शासन काल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्र की रचना किया था। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ये था आपका उदंतपुर कहाँ पर था? बिहार में था। उदंतपुरी कहाँ था? बिहार में था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कर्नाट वंश की यदि बात करें, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। 1097 से 98 में थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। सिमरावगढ़ कहाँ पर था? पहले मिथिला में था, उधर दरभंगा के साइड में, ठीक ना। कर्नाट वंश का शासन काल जो है 1097 से 1325 तक चला था। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक ना।
नेक्स्ट 52 नंबर है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, कौन था? ये था आपका हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह था आपका, ठीक ना। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 53 नंबर है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ये वो था उत्तर धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। नेक्स्ट आपका 54 नंबर है कि किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में की गई थी। कश्मीर में, ठीक ना, कश्मीर। 55 नंबर है आपका कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। महाकश्यप। 56 नंबर है भगवान विष्णु नहीं है, भगवान बुद्ध है, ठीक ना। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर? पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में हुई थी। यहाँ पर मिलान करना है, ठीक ना। मिलान करना है। जन्म कहाँ हुआ था उनका? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और निधन हुआ था कुशीनगर में। ये आप मिला लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को हुई थी। फिर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के काल में प्राप्त हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यह थी आपका वैशाली में। वैशाली का वज्जी में थी, ठीक ना। 8 राज्यों का एक संघ था वज्जी, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहाँ पर है? अंगुत्तर निकाय में है, अंगुत्तर निकाय। और एक और है भगवती सूत्र में भी, जो कि जैन ग्रंथ का है, ठीक ना, उसमें है। नेक्स्ट आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कब था? ये था आपका गुप्त युग में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नालंदा विश्वविद्यालय किस विश्व युद्ध किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक ना, ये था आपका बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक ना। यह बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेंगसंग यहाँ आया था, ठीक ना। 65 नंबर है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर है आपका कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण इसका है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर है
कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका कि मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी थी राजगृह भी थी, पाटलिपुत्र भी था और वैशाली भी था। तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आपका 69 नंबर, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी राजगृह थी, राजगृह, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ई हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। 70 नंबर के नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन था? नंद वंश के पश्चात आपका मौर्य वंश आया था, मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद था, उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर दिया था और मौर्य वंश की नींव रखा था। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है आपका विशाख दत्त है, ठीक ना। मुद्रा राक्षस में से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त को वृषल एवं कुलहीन भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? तो ये हो जाएगा आपका घनानंद हो जाएगा, घनानंद। सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद था। महापादवानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। अग्रमीज किसको कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। भद्रसाल उसका सेनापति था, किसका? घनानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ का? लकड़ी का बना था। बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्यकाल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष, कुम्हरार से राजप्रसाद का अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये किया था शिवाजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन के विजय कौन प्राप्त किया था? ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त के द्वारा प्राप्त किया गया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण के भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 76 नंबर है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा है बताइए? ये हो जाएगा आपका रुद्रदामन हो जाएगा। कौन सा? रुद्रदामन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका है 77 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यह श्रीलंका सम्मिलित नहीं था।
श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य से मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत, किरलपुत, ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़ करके सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में। बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। सिंहली अनुश्रुतियों में दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र टीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? ये सब प्राकृत भाषा था, ठीक ना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? ये हो जाएगा खरोष्ठी लिपि, दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक ना। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसैन, कनिंघम आदि को जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। नेक्स्ट आपका अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? मूल संदेश आपका है इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। बड़ों को सम्मान करना, ठीक ना, शांति और अहिंसा सब हो जाएगा यहाँ पे। 82 नंबर है, केवल वह सम्राट या फिर वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है, वो है आपका भाब्रू में बताया है। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी लाजा मगध, यही अभिलेख जो है बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अपने शिलालेखों में अशोक जो है, अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा प्रियदर्शी हो जाएगा। 83 के बाद 84 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर है। विदेश नीति भी दिया गया है इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की यदि बात करें, यहाँ पर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? ये बांटा है आपका 7 श्रेणियों में बांटा है। 7 श्रेणियों में बांटा है। ये 7 श्रेणियाँ कौन कौन सा? दार्शनिक हो गया, कृषक हो गया, पशुपालक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक और सभासद था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किया गया है, ठीक ना। उसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? इसमें से कोई नहीं है, अननोन कोई पर्सन है, इसका नाम नहीं है। 89 नंबर में है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है वो है आपका इंडिका, ठीक ना, इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट आपका 90 नंबर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सर्वप्रथम किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जो है यहाँ पर राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर
हर्यक वंश शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर की यदि बात की जाए तो इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? ये हो जाएगा आपका विम कटफेसिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विम कटफेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर आपका है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय में फली फूली, ठीक ना। कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। 93 नंबर, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? ये हो जाए कनिष्क के द्वारा किया गया था, ठीक ना। इसकी अध्यक्षता कौन करता? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष, ठीक ना। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि प्रत्येक पीटक प्रभास लिखकर उन्हें विभास शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया, ठीक ना। इसी समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था, चौथी बौद्ध संगीति में। फिर ये आपका शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज किया था? ये हो जाएगा कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कौन था? कण्व वंश हो जाएगा, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया था। वसुदेव जो है, वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वो है कण्व वंश, ठीक ना। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट है आपका खारवेल की यदि बात की जाए तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा था किससे? ये आपका जुड़ा था हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा था। हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा था, ठीक ना। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी को हाथी गुम्फा से उसका एक बना बीना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन की शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक जो है शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने के लिए एकमात्र स्रोत है। 96 नंबर आपका है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल में की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये थी गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेषता थी। 96 के बाद आपका 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से व्यापार होता था। पश्चिमी भारत में भृंगकच्छ भरौज था, ठीक ना। पश्चिमी भारत में भरौज था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। 98 नंबर बात करें तो चलिए 98 नंबर पढ़ते हैं कि किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? वो यह हो जाएगा आपका गुप्त वंश, ठीक ना। ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा कौन दिया था भूमि अनुदान में? गुप्त वंश, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर है कि गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये था आपका उपज का 6वां भाग था।
नेक्स्ट 100 नंबर। 100 नंबर के भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ये हो जाएगा गुप्त वंश का। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा योगदान है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण कर लेते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। 101 में यदि बात करें तो इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ठीक ना। तो ये बोला था आपका आर्यभट्ट के द्वारा बोला गया था। कौन बोला था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। 102 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत हो जाएगा। सुश्रुत हो गया, या फिर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक ना। सुश्रुत को शल्य क्रिया के लिए जाना जाता है। सुश्रुत को शल्य क्रिया के लिए का जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। शौनक वेदकालीन ऋषि थे। शूद्रक जो है गुप्तकालीन नाटककार साहित्य थे। शौमिला गुप्तकालीन नाटककार थे जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये ह्वेनसांग जो था नालंदा विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई लिखाई किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आपका 104 नंबर है कि ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन था? ये था मथुरा था। कौन था? मथुरा। चलिए 105 नंबर है। कवि बाण निवासी था, कहाँ का था? पाटलिपुत्र का था। बाण कहाँ का था? पाटलिपुत्र। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 106 नंबर है आपका कि चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। कब किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पे। ये सिंह 671 या 72 ईस्वी में आया था, ठीक ना। 671 या फिर 72 ईस्वी में आया था, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। 108 नंबर में हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त हो जाएगा, ठीक। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थंकरों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त के रूप में हुई थी। प्रथम 415-455 से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य भी है। शक्रादित्य किसको बोला जाता है? कुमारगुप्त को बोला जाता है शक्रादित्य। नेक्स्ट है आपका ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा या सुमात्रा से। जावा या सुमात्रा। नेक्स्ट है 110 नंबर। 110 नंबर एक सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? उसके रखरखाव हेतु अपने दूत या द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। ये हो जाएगा आपका बालपुत्र देव हो जाएगा। बालपुत्र देव। 111 नंबर है आपका नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। कौन थे? मुसलमान थे।
नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ये थे आपका खजुराहो का चंदेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंदेल। खजुराहो मंदिर के चंदेल राजाओं ने के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। फिर है आपका विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक नाम है धर्मपाल। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर। 114 नंबर क्या है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा ए कदम। कदम का उल्लेख जो संगम साहित्य में नहीं हुआ है, चेर का हुआ है, पांड का हुआ है, चोल का हुआ है, लेकिन कदम का नहीं हुआ है संगम साहित्य में। फिर आपका हो जाएगा 115 नंबर। 115 नंबर बोल रहा है कि संगम युग में उड़यूर किसके लिए विख्यात था? उड़यूर जो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उड़यूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी तट पर उड़यूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह काड़ी वर्णाम नामों से प्रसिद्ध था। ठीक है। सूती वस्त्रों के लिए उड़यूर प्रसिद्ध था। 116 नंबर। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त था। विशाखदत्त। ठीक ना। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका चंद्रबरदाई। ठीक ना। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना की। स्वप्न वासुदेवदत्ता के लेखक कौन था? ये था भास। ये हो जाएगा आपका भास हो जाएगा भास। नेक्स्ट आपका देखते हैं 119 नंबर देख लेते हैं। 119 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। 120 नंबर किराता जूनियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका भाड़वी के द्वारा। किसके द्वारा? भाड़वी। नेक्स्ट 121 नंबर में है कि उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। ये हो जाएगा मिलिंद पन्हो। ये मिलिंद पन्हो जो है व्यापारिक मार्ग के बारे में कुछ नहीं बताता है। ठीक है। उसके बाद है आपका हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध बाणभट्ट के द्वारा की गई। यह प्रधन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह आख्यायिका जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 100। देखिए चोल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट 124 नंबर है कि चोल काल के लिए प्रसिद्ध था कौन? ये था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ठीक ना। उसके बाद 125 नंबर है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये चोल हो जाएगा। चोल। देखिए 2020 में पूछा गया है। 126 नंबर देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के पर आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गोपुरम। ठीक है। गोपुरम हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये था आपका प्राचीन इतिहास था। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। थैंक यू।